So we were on page 309, जिसमें हमने देखा था कि प्रभुपाद जी किस तरह से जो प्रिंटिंग प्रेस शॉप थी ओके प्रेस नाम से, वहाँ पर वे जाया करते थे टू चेक कि जो श्रीमद् भागवतम का सेट उन्होंने दिया था प्रिंट करने के लिए उसमें कुछ एरर्स वगैरह तो नहीं है। सो उसको चेक करने के लिए ही यूज्ड टू विजिट देयर। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, आफ्टर 4 months when the whole book had been printed and the sheets were stacked on the floor of the press, Mr. Hitsharan Sharma had arranged for the work to be moved in a bindery. The binding was done by an ancient operation, mostly by hand, and it took another month. Bhaktivedanta Swami would come and observe the workers. A row of men sat in a small room, surrounded by stacks of printed paper. The first man would take one of the large printed sheets, rapidly fold it twice, and pass it to the next man, who performed the next operation. The pages would be folded, stitched and collated, then put into a vise and hammered together before being trimmed on 3 sides with a hand saw and glued. Bit by bit the book would be prepared for the final hardcover. तो अब यहाँ बताया जा रहा है ये टाइपिंग वगैरह करने में 4 महीने लग गए थे, और 4 महीने बाद अब वो जो पूरी बुक थी वो प्रिंट होनी थी। तो उस समय क्या होता था, प्रिंट होकर पूरी बुक बाइंड होने में बहुत टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली हाथ से की जाती थी। अब तो फिर भी काफ़ी मशीन्स वगैरह है, बट उस टाइम पर ये सारा काम हाथों से ही होता था। तो वही प्रोसेस यहाँ पर बताया जा रहा है। और हाथों से देखिए, कोई भी चीज़ है मशीन से होने में डेफिनेटली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू हाथ से होने में। आप देखेंगे हाथ से काम कम करना पड़े व्यक्ति को, उसके लिए कितनी सारी चीज़ें आ गई। कपड़े धोने की मशीन आ गई है, झाड़ू किसी को नहीं लगानी है तो वैक्यूम क्लीनर आ गया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे रसोई में आटा लगाने की भी मशीन आ गई है, जिससे जल्दी से आटा लग जाता है। खाली उसमें आप आटा डालिए, पानी डालिए और वो अपने आप, उसको छोड़ दीजिए ऑन, वो अपने आप आटा लगा देगी मशीन। सो डेफिनेटली उससे काम थोड़ा फास्ट होता है। या सब्ज़ी चॉप करने के लिए भी वी हैव सम चॉपर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, अब कोई हाथ से काम किया जाए तो उसमें टाइम लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अब और 1 month और लगना था ये प्रिंट और बाइंडिंग वगैरह होने में। तो श्रीला प्रभुपाद जी वहाँ पर आते और देखते कि कैसे वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो देखा होगा आपने कभी मूवीज़ वगैरह में या कहीं पर देखा होगा, अगर कहीं फैक्ट्री में देखने का भी मौका ना मिला हो, कि किस तरह से बहुत सारे लोग, मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, उसमें हर व्यक्ति को हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। जैसे मुझे याद आ रहा है कॉलेज के टाइम पर हमें एक इंडस्ट्रियल विज़िट पर लेकर जाया जाता था हर साल। तो I was from मैनेजमेंट फील्ड। तो उसमें मार्केटिंग कैसे करते हैं लोग, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है उसमें फॉर एग्जांपल कोई फूड आइटम है, बिस्किट्स वगैरह कैसे बनते हैं। तो एक बार किसी बिस्किट की फैक्ट्री में लेकर गए थे, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स थी और डिपार्टमेंट टाइप वहाँ पर बटा हुआ था कि कोई व्यक्ति है वो उसका जो बेस कैसे बनता है उसमें मिक्सचर वगैरह डालेंगे। था पूरा मशीन का ही काम, क्योंकि मशीनें थी वहाँ पर। मैं एक एग्जांपल सेट करने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ कि हर एक व्यक्ति को अलग अलग
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ दी जाती है कि जो बिस्किट का बेस है वो कैसे बनेगा, फिर आगे जाकर उसमें फ्लेवरिंग कैसे होगी, उसकी शेप्स कैसे होगी, फिर बाद में उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, और इस तरह से होता था। या एक बार किसी मोटरसाइकिल वाली इंडस्ट्री में भी लेकर गए थे, अब याद आ रहा है मुझे, तो उसमें मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स होते हैं, टायर अलग और जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, तो उसका पूरी फैक्ट्री थी, उसमें हर एक पार्ट्स का अलग अलग डिपार्टमेंट था। तो उसी तरह से यहाँ पर प्रिंटिंग के विषय में बताया जा रहा है कि एक रो में बहुत सारे लोग बैठे थे एक छोटे से कमरे में, बहुत सारे पेपर्स लेकर। तो पहला जो आदमी है वो क्या करता, बड़ी बड़ी शीट्स लेकर आता, उसका शीट्स लाने का काम था कि कहीं से लेकर वो ला के रख रहा है बड़ी बड़ी शीट्स। फिर दूसरा व्यक्ति उसको फोल्ड करता। जैसे आप देखेंगे ये जो बुक होती है तो इसमें पूरा एक ये लंबा सा पेज होता है और फिर उसको बीच में से फोल्ड किया जाता है। या आप देखेंगे जैसे मिठाई के डब्बे भी होते हैं तो उसमें भी वो पूरा एक पुट्ठा सा होता है, उसको फोल्ड करके वो पूरा एक बॉक्स बनाते हैं। तो ऐसे पेपर जो है, लंबा सा पेपर शीट्स थी, उसको फोल्ड किया जाता था और फिर दूसरे आदमी को पास किया जाता था, फिर वो आगे काम करता था। तो इस तरह से पेजेस फोल्ड होते थे, स्टिच होते थे, साथ में आते थे और आगे जाके उसकी हैमरिंग होती थी, ट्रिम किए जाते थे, उसमें हाथों से स्टिचिंग वगैरह होना, ग्लू वगैरह लगाना। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया जा रहा है और फिर फाइनली एक हार्ड कवर बनता था। In addition to his visits to OK Press and the Bindtree, Bhaktivedanta Swami would also occasionally travel by bus across the Yamuna River to Mr. Hit Sharan Sharma's Radha Press. The Radha Press was printing 1000 dust jackets for the volume. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर OK प्रेस में जो भी बाइंडिंग का काम हो रहा था तो ये तो चल ही रहा था। इसके साथ साथ कभी कभी प्रभुपाद जी जो हिट शरण शर्मा की जो शॉप है प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की, यमुना रिवर के वहाँ पर, तो वहाँ पर भी वे जाया करते थे कभी कभी। हिट शरण शर्मा, स्वामी जी वॉज गोइंग हितर एंड तिथर, मीन्स हेयर एंड देयर. He was getting whatever collections he could and depositing them. And he was always mixing with many persons, going hither and thither. With me, he was very fond that I should do everything as soon as possible. He had a great haste. He used to say, time is going, quick, do it. He would be annoyed with me also, and he would have me do his work first. But I was in the service of Dalmia, and I would tell him, your work has to be secondary for me. But he would say, now you have wasted my 2 days. What is this, Sharma ji? I am coming here. I told you in the morning to do this, and you have not done it even now. But I would reply, I have got no time during the day. Then he would say, then you have wasted my complete day. So he was very much pressing me. This was his temperament. Temperament means nature. So हित शरण शर्मा जो है वो प्रभुपाद जी के विषय में बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी इधर उधर जाते रहते थे, जो भी वे कलेक्ट कर सकते थे फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो वे कलेक्ट करते, उसको डिपॉजिट करते, बहुत सारे लोगों से मिलते, इधर उधर जाते रहते थे। और उनको मुझसे भी बहुत उम्मीदें थी, मुझसे मतलब हित शरण शर्मा से, कि मैं उनके लिए काम करूँगा। और वो मुझे कहते थे कि टाइम बीत रहा है, जल्दी करो। और कभी कभी वो मुझसे नाराज़ भी हो जाते थे
और वे मुझे कहते थे कि मैं उनका काम पहले करूं, लेकिन मुझे, वो जिनके भी अंडर काम कर रहे थे डालमिया, उनके लिए मुझे तो काम करना था। तो मैं उनको कहता था कि आपका काम मेरे लिए प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, योर वर्क हैज़ टू बी सेकेंडरी फॉर मी। लेकिन वो मुझे कहते कि नहीं, तुमने मेरे ऑलरेडी 2 दिन वेस्ट कर दिए, ये क्या है शर्मा जी, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैंने आपको बताया था मैं सुबह आऊँगा और आपने अभी तक काम नहीं किया। फिर मैं उनको कहता कि हाँ, मुझे पूरे दिन में समय ही नहीं मिला। तो फिर प्रभुपाद जी कहते कि फिर तो तुमने मेरा पूरा दिन ख़राब कर दिया। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेस करते थे, इस तरह का उनका नेचर था। द बाइंडिंग वॉज रेडिश, द कलर ऑफ एन अर्थन ब्रिक। ईंट जो होती है उसका जो कलर होता है वैसा कलर था बाइंडिंग का। एंड वॉज इनलेड विथ गोल्ड लेटरिंग। भक्तिवेदांत स्वामी had designed the dust jacket himself. अब देखिए, ये डस्ट जैकेट वगैरह जो बताया जा रहा है, ये प्रिंटिंग में ही कुछ वोकेबलरी होती है, मुझे एग्जैक्टली इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है। वी कैन सर्च इट। मतलब प्रिंटिंग में ही कुछ जो बाइंडिंग वगैरह में जो होता है, यस, ओके। डस्ट जैकेट मतलब ये जो हार्ड कवर होता है बुक का, इसको डस्ट जैकेट कहते हैं। देखिए, पिछले वाले पेज में भी ये आया था, एक लाइन आई थी, मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था। द राधा प्रेस वर प्रिंटिंग 1000 डस्ट जैकेट्स फॉर द वॉल्यूम, कि 1000 डस्ट जैकेट। देखिए, डस्ट जैकेट का मतलब आप समझ रहे हैं, नॉट दी हार्ड कॉपी, हार्ड कवर नहीं। डस्ट जैकेट का मतलब होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का वॉल्यूम है, तो इसमें ये जो कवर है बाहर का, यस, तो आप देख रहे हैं ये जो कवर है, दिस इज डस्ट जैकेट। ये श्रीमद् भागवतम वॉल्यूम है और इसका ये जो बाहर का कवर है, दिस इज कॉल्ड डस्ट जैकेट। तो इस तरह के डस्ट जैकेट, 1000 डस्ट जैकेट ही वॉज प्रिंटिंग। हु? दिस पर्सन, हितशरण शर्मा। तो यस, उनका जो यस, प्रभुपाद जी ने स्वयं ने ये जो डस्ट जैकेट है, जो भी मैंने आपको दिखाया, बाहर का जो कवर है, मतलब आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, कि ये जो हार्ड पुट्ठा है इसको डस्ट जैकेट नहीं कहते हैं। इसके ऊपर एक और जो पेज आता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल, मतलब नॉर्मल पेज, उसको डस्ट जैकेट कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं ने वो डिज़ाइन की थी। एंड ही हैड कमीशन्ड अ यंग बंगाली आर्टिस्ट नेम्ड सलिट टू एग्जीक्यूट इट। और एक कोई व्यक्ति थे, उनको उन्होंने कहा था कि वो इसको एग्जीक्यूट करे, और उन्होंने कुछ पेमेंट भी किया था उसके लिए। इट वॉज अ wrap around पिक्चर ऑफ एंटायर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल मैनिफेस्टेशंस। तो अगर श्रीमद् भागवतम आपके पास में है तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो आप देखेंगे हर एक वॉल्यूम पर डिफरेंट डस्ट जैकेट्स हैं, जिसमें प्रभुपाद जी ने अलग अलग फ़ोटोज़ रखे हैं हर वॉल्यूम के हिसाब से, कि इस वॉल्यूम में क्या चर्चा हो रही है। जैसे ये जो है, ये था 3rd कैंटो का, तो इसमें आप देखेंगे ये इसमें अलग फ़ोटो है। और बाकी जो वॉल्यूम्स देखेंगे आप, जिनमें वामन देव की स्टोरी है, उसमें वामन देव का फ़ोटो है, किसी में भगवान नरसिंह देव का फ़ोटो है। तो इस तरह से इसमें बताया जा रहा है। ये जो फ़ोटो है, ये कर्दम मुनि का फ़ोटो है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। सो यस, लाइक दैट अलग अलग फ़ोटोज़ हैं। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं ने ये डिज़ाइन किए थे।
Dominating the front cover was a pink lotus, and within its role were Radha and Krishna and their pastimes in Vrindavan. अगर आपने फर्स्ट वॉल्यूम भी है यहाँ पर मेरे पास में, लेट मी शो यू. इसमें देखिए यही बात तो बताई जा रही है कि जो वेरी फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें प्रभुपाद जी ने एक पिंक कलर का लोटस रखा था जिसमें श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण हैं और उनके वृंदावन के पास टाइम में वृंदावन का सीन है पीछे. सो दीज आर दी डस्ट जैकेट्स. सो आई होप यू आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है. अलॉन्ग विथ लॉर्ड चैतन्य chanting and dancing with his associates. Yes, wow, इसी की बात हो रही है. तो आपके पास में मतलब आप देखिएगा इसमें पास में ही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भी फ़ोटो है जिसमें भगवान नृत्य कर रहे हैं वाइल चांटिंग. बिल्कुल इसी की ही बात हो रही है. आई डोंट नो इफ़ आई कैन शो यू. तो आप देखेंगे इसमें भगवान पास में ये रहे, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, बीच में भगवान श्री राधा कृष्ण हैं. तो इस तरह से इसकी ही बात हो रही है. फ्रॉम कृष्णा's lotus planet emanated yellow rays of light, and in that effulgence were many spiritual planets appearing. Yes, बिल्कुल इसी की बात हो रही है. मुझे I'm very happy. So yes. And in that effulgence were many spiritual planets, appearing like so many suns. Sitting within each planet was a different four-armed form of Narayan. दिखा देती हूँ फिर से, मुझे मज़ा आ रहा है इस तरह से. तो आप इसमें देखेंगे ये बहुत सारे जो फ़ोटोज़ हैं इसमें लग रहा है कि बहुत सारे सन हैं यहाँ पर. तो इन्हीं की बात हो रही है. और इनके बीच में चतुर्भुज भगवान नारायण बैठे हुए हैं हर एक अलग अलग प्लैनेट में. और इसमें देखिए नाम भी है जो यहाँ पर मेंशन है. हिज नेम लेटर्ड बीनीथ द प्लैनेट. हर प्लैनेट के नीचे नाम भी लिखा हुआ है. श्री माधवा, श्री अधोक्षज, श्री नारायण, श्री अनिरुद्ध, श्री हरि, इस तरह से सबके नीचे नाम भी दिए हुए हैं. Yes, and so on. Within an oval at the bottom of the front cover, Mahavishnu was exhaling the material universes. फिर से देखिए यहाँ पर ये महाविष्णु का फोटो है जिसमें he is exhaling the material universes. And yes, on the inside cover was Bhaktivedant's explanation of the cover illustration. अब वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा. When the printing and binding were completed, there were 1100 copies. Bhaktivedanta Swami would receive 100 copies. Yes. And the printer would keep the balance. From the sale of the 100 copies, Bhaktivedanta Swami would continue to pay off his debt to the printer and binder. Then he would receive another supply of books. तो जब इस तरह से प्रिंटिंग और बाइंडिंग कंप्लीट हो गई थी तो 1100 कॉपीज़ थी फर्स्ट वॉल्यूम की जो प्रिंट हुआ था, और श्रीला प्रभुपाद जी को 100 कॉपीज़ दी गई थी, और बाकी जो था वो उस प्रिंटर के पास में ही था. तो अब वो जो 100 कॉपीज़ थी उसकी सेल हो जाने के बाद में उससे जो लक्ष्मी आती उससे प्रभुपाद जी प्रिंटर का जो भी अपना ड्यू पेमेंट था वो उसको पे करते थे, और उसके बाद में ही उनको बाकी और कॉपीज़ मिलती थी. This would continue until he had finished paying his debt. His plan was to then publish a second volume from the profits of the first and a third volume from the profits of the second. तो इस तरह से जब तक वो अपना पेमेंट ड्यू था, जब तक उसको पूरा नहीं कर रहे थे, तो ये ऐसे ही चल रहा था. 100 कॉपी वो लेते,
उसको सेल करने के बाद उससे जो लक्ष्मी मिलती वो प्रिंटर को देते, फिर बाकी 100 कॉपीज़ मिलती, तो इस तरह से कंटिन्यू हो रहा था। बाद में अब उनको जो प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट वॉल्यूम सेल करने से, तो अब वो सोच रहे थे कि अब उस लक्ष्मी से वे सेकेंड वॉल्यूम पब्लिश करेंगे, और फिर सेकेंड वॉल्यूम से जो प्रॉफिट उनको मिलेगा उससे वे थर्ड वॉल्यूम पब्लिश करेंगे। देखिए, हम सुनते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारा मटेरियल लाइफ बहुत इजी बना देते हैं, जो हम देख भी रहे हैं। पर हम देखिए प्रभुपाद जी की इस तरह से लीलामृत पढ़ रहे हैं, तो देखिए यहाँ से मालूम चल रहा है कि प्रभुपाद जी को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इज इट नॉट? सो कृष्णा ऑलवेज टेक टेस्ट्स फ्रॉम हिज डिवोटीज। तो ठीक है, मटेरियल लाइफ इजी बन गया है, मतलब खाने पीने की कुछ कमी नहीं है, यही तो है, और क्या चाहिए मटेरियल लाइफ में। बट स्टिल प्रॉब्लम्स तो आती हैं। जैसे काफ़ी सारी बातें मैं बता नहीं पाती हूँ क्लास में, बट अभी बीच में पता नहीं एकदम से मतलब सब कुछ आई एम ऑलरेडी वेरी हेल्थ कॉन्शियस। मैं खाती हूँ कि मैं मतलब इसी तरह से हेल्दी फूड ही खाती हूँ मैं ज़्यादातर, बट उसके बाद में भी बीच में समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों मेरी हेल्थ इतनी डाउन हुए जा रही है। पता नहीं बीच में एकदम से क्या हो गया था, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं तो इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ, उसके बाद में भी मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। सो दिस इज़ द रियल नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और यही याद दिलाने के लिए भगवान इस तरह से भक्तों के जीवन में भी इस तरह से अरेंजमेंट्स करते हैं, ताकि हम भूलें ना इस बात को कि ये जो भौतिक जगत है ये दुख का घर है। वी कैन नॉट बी हैप्पी हियर। सो यस, तो इस तरह से वो आगे के वॉल्यूम्स पब्लिश करने का सोच रहे थे प्रभुपाद जी। कांति वेदी वेंट टू पिक अप द फर्स्ट 100 कॉपीज। डू यू रिमेंबर हु इज कांत वेदी? वहाँ टेम्पल में ही एक कोई बच्चा था, 15 साल का बच्चा था शायद वो, और अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहा था वो। यस, 14 ईयर्स ओल्ड, छिप्पीवाड़ा टेम्पल में, दिल्ली में तो जो था, तो वो है कांति वेदी। सो यस, वो पहली 100 कॉपीज़ उठाने के लिए गए थे। ही हायर्ड अ मैन हु पुट द बुक्स इन लार्ज बास्केट्स, placed them on his hand truck, and then hauled them through the streets to the Chippiwada temple, where Bhaktivedanta Swami stacked them in his room on a bench. तो प्रभुपाद जी मतलब ये जो कांत वेदी है, 14 साल के जो बच्चे थे, वो प्रभुपाद जी की इस तरह से सहायता कर रहे थे। उन्होंने एक आदमी को हायर किया था जिस तरह से सारी कॉपीज़ को लाकर अपनी उनकी जो भी गाड़ी थी, बैलगाड़ी वगैरह, उसमें ले जाकर टेम्पल तक वो उसको ट्रैवल करके ले जा सके। और श्रील प्रभुपाद जी उन कॉपीज़ को अपने रूम में बेंच के ऊपर रखते थे। Bhaktivedanta Swami went out alone to sell his books and present them to important people. Dr. Radhakrishnan, who gave him a personal audience, agreed to read the book and write his opinion. Hanuman Prasad Poddar was the first to write a favorable review. It is a source of great pleasure for me that a long cherished dream has materialized and is going to be materialized with this and the would be publications.